नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन के कार्यक्रम लेखक की कहानी, लेखक की जुबानी में आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए लेखक के साथ, उनकी नई कहानी के साथ। साहित्य, संस्कृति और साधना की अक्षय यात्रा। जी हाँ, भारतीय साहित्य जगत में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी साधना केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संस्कृति और मानवीय मूल्यों के संरक्षण का माध्यम बनती है। डॉक्टर नीलम जैन एक ऐसा ही तेजस्वी नाम है जिन्होंने साहित्य को केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि समाज जागरण, सांस्कृतिक संरक्षण और मानवीय चेतनाओं का सशक्त माध्यम बनाया है। डॉक्टर नीलम जैन का साहित्यिक जीवन ज्ञान, शोध, संवेदना और संस्कारों की दीर्घ यात्रा का परिणाम है। जैन दर्शन, रामकथा, भारतीय संस्कृति, नारी विमर्श, लोक साहित्य तथा सामाजिक चेतना जैसे विविध विषयों पर उनके लेखन यह सिद्ध करता है कि वे केवल लेखिका नहीं बल्कि विचार संस्कृति की प्रहरी हैं। उनकी लेखनी में जहां भारतीय परंपरा की आत्मा बोलती है, वहीं आधुनिक समय की चुनौतियों के प्रति सजग दृष्टि भी दिखाई देती है। उनकी रचनाओं में एक और प्राकृत भाषा में रामकथा जैसे शोधपरक गंभीरता है, तो दूसरी ओर समाज निर्माण में महिलाओं का योगदान जैसी सामाजिक प्रतिबद्धता है। तंबाकू तंबाकू जहर ही जहर और शाकाहार एक जीवन पद्धति जैसी पुस्तकें उनके साहित्य को केवल बौद्धिक विमर्श तक नहीं रहने देती बल्कि जन जागरण का अभियान बना देती हैं। डॉक्टर जैन की विशेषता यह है कि उनका साहित्य केवल पुस्तकालयों तक सीमित नहीं रहा, ये समाज के बीच संवाद करता है। उनके शब्दों में भारतीय संस्कृति की मिट्टी की सुगंध है, स्त्री चेतना की गरिमा है, अध्यात्म की गंभीरता है और मानवता भी है। यही कारण है कि उनकी शोध पाठ्यक्रमों तक पहुंची और देश विदेश के साहित्यिक मंचों पर सम्मानित हुई है। 1000 से अधिक मंचों होना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भारतीय चिंतन का प्रतिनिधित्व करना, ये सब निरंतर साहित्य साधना का ही परिणाम है। तो आइए मिलते हैं हम ऐसे ही साहित्य साधक डॉक्टर नीलम जैन से। दीदी, मंच आपका है, मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद रितु जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए पुनः धन्यवाद। हार्दिक आभार दीदी। और हमारे आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे दर्शकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में जो भी अतिथि आते हैं, हमारे दर्शकों का सबसे पहला जिज्ञासा भरा जो प्रश्न होता है हमारे अतिथियों से, वो यही रहता है कि साहित्यिक जीवन की क्या रही, लेखन की शुरुआत कैसे हुई। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, मंच आपका है। मैं समझती हूँ कि प्रेरणा में मेरी मान्यता यही है कि अंतरंग और बाह्य दोनों परिवेश काम करते हैं, क्योंकि साहित्य सृजन आपकी कल्पना, संवेदना, दूरदृष्टि, चिंतन, मनन और ज्ञान से जुड़ा हुआ था। आपकी लेखन और कल्पना शक्ति जितनी प्रबल होती है, उतना साहित्य अच्छा आप सृजन करते हैं। लेकिन बाह्य परिवेश के बिना साहित्य सृजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा केंद्र हमारी चतुर्दिक की परिस्थितियां होती हैं। मेरी प्रेरणा का स्रोत मेरे गुरुजन, मेरा शिक्षालय और मेरा गृह मंदिर रहा है। मुझे मेरी माता स्वयं एक उच्च शिक्षिता महिला थी और वो काव्य संरचना किया करती थी, तो वहां से भी मुझे प्रेरणा मिली। और अपने जो भारतीय दर्शन पद्धति के संस्कार हैं, वो उनकी भी पाठशाला मेरा गृह आंगन ही रहा। तो वहां से जो बिंदु मेरे मन को स्पर्श कर जाते थे, न जाने ये क्या दिव्य उपहार था या आशीर्वाद था या प्रेरणा थी, मैं समझ नहीं सकती। क्योंकि मैंने जब भी लिखा तो मैंने अपनी माताजी को दिखाया, तो मेरी माताजी इतना प्रसन्न होती थी और कहती थी कि इसमें ये
परिवर्तन कर दो, ये शब्द लिख दो, ऐसा लिख दो। और फिर उस लिखने के बाद वो मुझे हमेशा कहती थी कि अपने विद्यालय में अपनी शिक्षिका को, अपने शिक्षकों को अवश्य दिखाना। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे जो शिक्षक मिले वो चर्चित कथाकार डॉक्टर शशि प्रभा शास्त्री, डॉक्टर गिरिजा शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी, ऐसे शिक्षकों ने मुझे स्नातक और परास्नातक में पढ़ाया है। तो एक जो पूरा परिवेश घर से लेकर बाहर तक का, मेरी मित्रगण जब पढ़ती थी या जो कहती थी मुझे कि तुमने बहुत अच्छा लिखा, तो फिर मुझे ऐसे भी प्रेरणा डॉक्टर शशि प्रभा शास्त्री ने दी कि तुम इनको जो युवा स्तंभ होता है उसमें भेजो। और उनके माध्यम से मैं अनेक स्थानों पर प्रकाशित भी हुई, तो मुझे ये प्रेरणा मिलती रही और इस सृजन का जो संसार है ये बढ़ता गया। और आप ऋतु जी जैसे और आप सभी लोगों का प्यार मुझे मिलता चला गया, और उसी की प्रतिश्रुति है कि मैं आज आपके पटल पर आकर स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बहुत बहुत आभार दीदी। सही कहा, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, और जब सराहना घर से मिले, और आपने कहा कि आपकी माताजी विदुषी महिला थी, तो इसका भी बहुत असर पड़ता है जब घर पारिवारिक वातावरण ऐसा होता है जहाँ पढ़ने और पढ़न की क्रिया चालू होती है। तो आपको तो गुरुजन भी ऐसे मिले जिन्होंने आपको बहुत सराहा। तो हम आशा करते हैं कि हमें भी ऐसे गुरुजन मिले और आप जैसे साहित्यकारों का हमको सानिध्य मिलता रहे। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार सुधा रानी पांडे जी जुड़ गई हैं और सराहनीय पहल कह रही हैं और आपको साधुवाद भी दे रही हैं। दूसरा जो प्रश्न है हमारे दर्शकों का दीदी, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि जैन दर्शन और राम कथा दोनों थोड़े अलग अलग विषय हैं, लेकिन इन विषयों की ओर आपका झुकाव कैसे रहा, क्योंकि दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय भी हैं। तो जैन दर्शन और राम कथा, मन जा रहे। ऋतु जी, अगर सुधा रानी पांडे देहरादून की हैं, तो ये महादेवी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल रही है, और मैंने अपना जी स्नातक और बीए और एमए दोनों वही उसी कॉलेज से किया। जी। उस समय श्रीमती डोभाल हमारी अरे प्राध्यापिका, हमारी प्राचार्य हुआ करती थी। जो देखिए, अरे जो वाह। आपने ये कहा ना, जैन दर्शन और राम कथा, राम कथा, राम जी जैनियों में भी पूज्य हैं, और जैन में वो इतना पूज्य हैं कि उनको भगवान जी भगवान भी माना गया है, वो मोक्षगामी रहे हैं। उन्होंने, मेरा जो भारतीय दर्शन के प्रति आकर्षण यही रहा कि घर में वातावरण पूरा जैन ग्रंथों के अध्ययन का था, पठन पाठन का था, और समय समय पर हमारे नगर में गुरुजन आया करते थे, तो उनके प्रवचन सुनने हम जाया करते थे। अरे वाह। प्रवचन में प्रतियोगिता होती थी, कुछ वो बच्चों से प्रश्न पूछते थे, कुछ स्तुति स्तोत्र पढ़ने को देते थे। तो स्वभाव थे कि अब मैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी और उनकी प्रिय पात्र बन जाया करती थी। तो वो भी कहते थे, तो हमारे यहाँ जो राम कथा की बात है, ये पद्म पुराण, इसको पद्म, भगवान राम का नाम पद्म आया है जी। जी तो जी। राम कथा जैन में मेरा आकर्षण का विषय इसलिए बना कि अपने क्षेत्र में राम लीलाएं हुआ करती थी। रात को जो रामलीलाएं हुआ करती थी, तो मैं हाँ। हमेशा देखने जाया करती थी। भरत मिलाप होते थे, लंका दहन होते थे, तो एक पास में ही सरोवर था, वहां से गंगा वो जो केवट पार कराते थे, वो सारे दृश्य मैं देखा करती थी। तो सीता का भी जो रावण के द्वारा अपहरण, वो मुझे बहुत पीड़ादायक लगता था कि वो इतना इतना शूरवीर और इतना घर परिवार वाले व्यक्ति, उसने एक पर स्त्री का अपहरण करके अपने किस शौर्य का, अपने किस शूरवीरता का, अपना क्या पराक्रम का परिचय दिया। क्यों महिलाओं पर अपना पराक्रम लोग दिखाना चाहते हैं और एक हथियार समझ लेते हैं। तो मुझे ये पीड़ा हुआ करती थी। तो मैं उस राम कथा को, सीता की संवेदना को बहुत गहराई से अनुभूत करती थी, और ये और मुझे प्रेरित करता था कि ऐसे शेर के जबड़ों में भी वो सुरक्षित रही।
ऐसे भयंकर परिवेश में भी, वो रावण की ऐसी नगरी के बीच में भी, राक्षसों की नगरी के बीच में, उनके बीच में भी उसने सहजता रखी, सीता जी ने सहजता रखी, सरलता रखी, गांभर्य रखी, आत्मविश्वास रखा और स्वयं को दृढ़ बना के रखा। ये कौन सी उनके अंदर शक्ति थी, कहाँ से वो इतनी शक्ति आई? एक बार भी वो बिलखती, विलाप करती, रोती हुई रावण के आगे नहीं दिखती। हर समय वो दृढ़ता से दृढ़ता से वो महसूस करते हैं, और यहाँ तक कि उसको डरा, यहाँ तक कि उसको धमकाती भी हैं और लताड़ती भी हैं। तो ये सारी चीजें सीता का पात्र, रावण, राम, ये सब मुझे बचपन से ही प्रेरित करते थे। और हमारे जैन धर्म में पद्म पुराण एक विशाल ग्रंथ है, जिसको जिसको पढ़ना, उसका पारायण करना हर एक के लिए आवश्यक था। प्रतिदिन उसको पढ़ा जाता था। जैसे रामायण या रामचरितमानस पढ़ा जाता है, ऐसे पद्म पुराण पढ़ा जाता है। तो पढ़ते पढ़ते ये मेरा शोध का विषय बना। फिर जब बड़ी हुई तब लाइब्रेरीज को अध्ययन करने से पता चला कि रामायण के पात्र भी अनेक देशों की, अनेक प्रदेशों की रामायण में भिन्न भिन्न है। मैंने अपनी फिर रामायण, जैन रामायण में भी देखा कि प्राकृत में भी है, अपभ्रंश में भी है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। मैंने जब प्राकृत भाषा का अध्ययन किया तो मैंने प्राकृत ग्रंथों का भी अध्ययन किया। तो प्राकृत ग्रंथ में मैंने देखा कि जैन रामायण महाराष्ट्र प्राकृत का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। 2000 वर्ष पुराना ये ग्रंथ है। और डॉक्टर हरमन जैकोबी, जो जर्मन स्कॉलर थे, जर्मन विद्वान थे, और भारतीय ग्रंथों का जिन्होंने स्पर्शी अध्ययन किया था, उन्होंने इसका संपादन किया था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। तो मुझे इस ग्रंथ से बहुत लगाव हुआ, एक आत्मीयता अनुभव हुई। मैंने इसका गहन अध्ययन किया और मुझे प्रसन्नता है कि जब ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया इसमें रामायण का एक प्रोजेक्ट बनाया अयोध्या शोध संस्थान ने, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने, तब उसमें सारी भाषाओं की रामायणों को उन्होंने प्रकाशित किया। तब इस प्राकृत भाषा के मेरे लिखी हुई इस पुस्तक को भी उन्होंने स्थान दिया, और अनेकों कॉपीज इसकी बनी, अनेक संस्करण निकले और लोकप्रिय हुई। ये भगवान राम का आशीर्वाद है और उन्हीं की प्रेरणा है। मुझे कहीं लगता था सीता माँ मुझे आशीर्वाद दे रही है। उनके प्रसंग पे मैं बहुत भावुक हुई हूँ, और लिखते हुए मैंने इसमें नए नए प्रयोग किए, क्योंकि यह रामायण ऐसी है जिसमें सबसे पहले हनुमान जी हो, शूर्पणखा हो, रावण हो, सब, किसी को भी राक्षस या किसी को अति मानवीय नहीं माना गया, सबको मनुष्य माना गया। उन्होंने कहा हनुमान जी, सुग्रीव, ये सब वानर वंश था इनका, रावण का राक्षस वंश था। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो मुझे ठीक भी लगे, जैसे शूर्पणखा का प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग है, इसकी मैं चर्चा इसलिए करती हूँ कि शूर्पणखा आखिर जंगल में क्यों घूमती थी। वो निशाचरी तो उनको कहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो निशा में विचरण करते थे, क्योंकि राक्षस माना ही नहीं गया था। तो इसमें बड़ा अच्छा एक मनोवैज्ञानिक प्रसंग दिया गया है कि रावण, शूर्पणखा के पुत्र थे शंभू, वो तपस्या कर रहे थे एक खड़ग, एक शस्त्र पाने के लिए। तो 12 वर्ष की उनकी तपस्या थी। तो शूर्पणखा रोज ये देखने आती थी कि उनका मातृ प्रेम था, मातृवत्सलता थी कि मेरा पुत्र ठीक भी है तपस्या में। तो वो प्रतिदिन वहां आया करते थे। तो जिन दिनों लास्ट अंतिम दिन थे, उन दिनों राम और लक्ष्मण उस क्षेत्र में जा रहे थे, तो उन्होंने उस शस्त्र को टंगा हुआ देखा, वो प्रकट हो गया था। अब वहां कोई था तो नहीं, उन्हें दिखाई कोई नहीं दिया, तो लक्ष्मण जी ने उस शस्त्र को उतार लिया और उसको पेड़ पर मारा, उस वृक्ष पर मारा, वृक्ष कट गया। तो वृक्ष के नीचे ही शंभू बैठे हुए थे, उनका शीश भी कट गया। तो उसको देख के शूर्पणखा विह्वल हुई और उसने फिर अपना नाटकीय रूप रखा। और ये प्रसंग तब सामने आया कि रावण ने से उन्होंने बदला लिया, अपने पति को भी उन्होंने बुलाया, और ये सारी रामायण का प्रसंग तब प्रकट हुआ। और ये रामायण, सीता का अपहरण, राम रावण युद्ध और लंका में जाना आना, ये उसी के बाद सब घटित हुआ। वहीं से वो प्रसंग ऐसा है जो महत्वपूर्ण प्रसंग है रामायण का। तो इतना महत्वपूर्ण प्रसंग है, हमने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था। ये तो आज आपसे मेरे लिए तो एकदम नई जानकारी है कि इस तरह से शूर्पणखा ने अपना प्रतिशोध ही कहिए एक तरह से लिया था कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, और
जब वो तपस्या कर रहे थे तो पौधे उन पे उगाए थे और उन्हें लगा कि ये जो खड़ग है ये हवा में लटक रहा है। ये एक बहुत ही नवीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की थी। एक और जो हम बात कर रहे हैं प्राकृत रामायण की ही बात कर रहे थे, तो आपने अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले बताई थी कि मराठी की एकमात्र प्राकृत रामायण आप बता रही थी? जी, जी। ये महाराष्ट्र प्राकृत प्राकृत अनेक प्रकार की जी, प्राकृत है। इसके बारे में जी, प्राकृत हमारे पहले बोलचाल की भाषा प्राकृति हुआ करती थी। तो जैसे जो सूरसेन क्षेत्र है, मथुरा का क्षेत्र है, वहाँ सोरसेन ही प्राकृत बोली जाती थी। और जो नाटकों में जो निम्न श्रेणी के पात्र होते थे, वो भी प्राकृत साधारण प्राकृत बोला करते थे। तो महाराष्ट्र प्राकृत इन सब में थोड़ा वर्णों का, थोड़ा अनुस्वार का, थोड़ा व्याकरण सम्मत परिवर्तन है, थोड़ा सा चेंज है, वरना प्राकृत वही है। तो महाराष्ट्र प्राकृत इस क्षेत्र में जो महाराष्ट्र प्राकृत थी, उस क्षेत्र से ये कृति आई है। विमल सूर्याचार्य हुए हैं, उन्होंने इस कृति का सृजन किया और 13,000 श्लोक प्रमाण ये रचना थी। इतनी विशाल ग्रंथ की रचना हुई और इसमें वर्तमान में 8,000 भरूच के जो राजा हैं उनके यहाँ इसकी प्राचीनतम प्रति उपलब्ध होती है। तो 8,000 से 9,000 के श्लोक के प्रमाण ये इस समय उपलब्ध है। अरे वाह! तीसरी चौथी बहुत सुंदर तीसरी जानकारी चौथी दी। तक ये रचना मानी और जाती इस है। हमारे साथ अच्छा, हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से भाषा वैज्ञानिक ही कहिए, क्योंकि डॉक्टर आरती पाठक जी जुड़ी हैं जो भाषाओं पे बहुत काम कर रही हैं, और हमारे साथ डॉक्टर अतुल त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपको साधुवाद दे रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे पाठकों का आपसे है कि हमारे दर्शकों का आपसे है कि आपकी पुस्तकों में भारतीय संस्कृति और सामाजिक चेतना का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। क्या ये आपके व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ा है या इसके पीछे कोई और कारण है? मंच आपका है। एक साहित्य समाज का ही दर्पण होता है। साहित्य समाज की ही आत्मा होती है। समाज से पृथक साहित्य होता नहीं। अंतरंग सुखाए तो होता है, स्वांत सुखाए तो होता है, लेकिन वास्तविक सुख तभी प्राप्त होता है जबकि समाज उसको स्वीकृति देता है, समाज में उसका पठन पाठन हो जाता है, समाज में उसका परिचय हो जाता है, तब आपको जो सुख मिलता है वो भी वर्णनातीत होता है। तो मेरा जो साहित्य है वो समाज से प्रेरित है। समाज से प्रेरित है क्योंकि मेरा क्षेत्र बचपन से इतना विस्तृत रहा, छात्रावास में अध्ययन हुआ, अनेक स्थानों पर जाना आना हुआ, कुछ ऐसे प्रसंग बनते रहे, यात्राओं के प्रसंग मेरे बहुत बने, तो कुछ चीजें स्पर्श करती रही और वो शब्दों का रूप लेके वो श्रृंगारित करती रही साधना को। माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा, तो मुझ पर भारतीय संस्कृति इसलिए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति, क्योंकि जिन विद्यालयों में हम पढ़े, प्रारंभ में जैन पाठशाला में ही हमारा अध्ययन हुआ 8th क्लास तक, तो वहां प्रतिदिन ही धर्म और संस्कृति की बात होती थी, धर्म और संस्कृति के चैप्टर्स थे। घर में हम आते तो दादी हमारी पूजा पाठ में लगी रहती थी, तो घर का वातावरण, और फिर हमें, चूंकि हम बहुत ही एक छोटा सा गांव था, वहां लड़कियों को जिस तरह से रहना सिखाया जाता है कि भाई सिर पे दुपट्टा होना चाहिए, पूरे वस्त्र होने चाहिए, और किसी के साथ बोलना नहीं, हंसना तेजी से नहीं, जाना आना नहीं, घर में बैठ के पढ़ना, बड़ों की बात सुनना, घर के काम करना, और फिर उस प्रतिदिन पूजा पाठ करना, और साथ में तुम्हारे संस्कार होंगे तो तुम्हें दूसरे घर भी जाना है। ये सारी जो चीजों का जो मिक्सचर हो जाता है वो कहीं ना कहीं साहित्य में बहुत कम लगता है। तो वो लगता है कि जीवन ऐसा ही होता होगा। ये तो बाहर निकल कर देखा कि जीवन क्या है, लेकिन उस समय तो दुनिया वही थी कि हमारी दुनिया यही है, हमारा संसार यही है, लड़कियों का रूप छवि इससे अतिरिक्त कुछ और होती नहीं। लेकिन ये अवश्य है कि माँ चूंकि बहुत शिक्षित थी, माँ पढ़ी थी, तो पढ़ने पे वो कहीं कमी नहीं आने देती थी, हमें अपने आप पढ़ाया करती थी। और जो चूंकि
विषय जैसे आते थे उनको उनकी व्याख्या बहुत अच्छी करती थी, कविताओं की व्याख्या करती थी। तो हमारे अंतरंग में वो हमें कहती इसका अच्छा लिखो, इसका इस कविता का अर्थ लिखो, निंदक ने रे राखिए कबीर के दोहों का अर्थ लिखो, रे इनके दोहे का अर्थ लिखो। तो उसमें लिखवा के उसकी विशेषता और लिखवाते कि तुमने अपने मन में तुम्हारे क्या है, ये तो शाब्दिक अर्थ है, इसका भावार्थ लिखो, इसके शब्दों का अर्थ लिखो। तो जो गूढ़ता से गहनता से पढ़ाया गया और अच्छे अच्छे श्लोकों को पढ़ाया करती थी, उनका एक ये शब्द था कि जो आज जिन महिलाओं को हम स्मरण करते हैं, सीता, सावित्री, जितनी भी दमयंती, ये जितनी भी हमारी अंजना, ब्राह्मी, सुंदरी, ये नारियां हैं, सुलोचना, सती, मैनावती वगैरह, जितनी भी ऐतिहासिक, लक्ष्मीबाई पे उन्होंने बहुत लिखा। तो ये जितनी भी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, तो ये क्यों अमर हुई? क्योंकि इन्होंने इधर उधर नहीं भटकी, उन्होंने चरित्र पे अपनी दृष्टि रखी, उन्होंने अपने लक्ष्य पे अपनी दृष्टि रखी। वो हमेशा कहती थी कि अगर कुछ करना है, अपने तुम्हें भी लोग दुनिया याद रखे, तो हमेशा अपने चरित्र को चमकाना, इधर उधर की बातों में नहीं भटकना, ये सब तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी, आगे पढ़ने नहीं देंगी। तो ये प्रेरणा वहां से मुझे मिली और मैं यही सोचती थी कि मैं भी कुछ आगे बढ़ूं, मैं भी कुछ आगे बढ़ूं। तो और जो वो सूत्र देती थी, वही सूत्र मुझे लगते थे कि ये ही मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं कुछ। तभी भारतीय संस्कृति के भी पाठ वो पढ़ाया करती थी कि कैसी हमारी भारतीय संस्कृति है, क्योंकि वो स्वयं सुभाष चंद्र बोस जी की जो जब उन्होंने महिला रेजिमेंट बनाई तो उसमें माता जी गई थी, तो बताती थी कि महिलाओं को आत्मरक्षा में भी सशक्त होता था। प्रतिदिन हमें व्यायाम कराना, प्रतिदिन हमें योग कराना, वो बचपन से कराती थी। तो आपकी परवरिश बहुत बढ़िया रही है और घर परिवार का आपका जो वातावरण था वो भी एक साहित्यिक वातावरण रहा, जहाँ पे महिलाओं को सिर्फ चोला के क्या कहते हैं चूल्हे तक नहीं रखा जाता था, चौका चूल्हे तक नहीं रखा जाता था। उनको स्वतंत्रता थी अपनी अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी मन की बातें कहने के लिए। जैसे आपने बताया कि आपकी माताजी जो थी बहुत ही विदुषी महिला थी, तो शायद शायद इससे ही जुड़ा एक अपरण है हमारे दा कि समाज निर्माण में महिलाओं का योगदान, ये आपकी पुस्तक है, समाज निर्माण में महिलाओं का योगदान लिखते हैं। आपके मन में स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति थी। आपने क्या देखा कि स्त्रियों पे आपने ये समाज निर्माण में महिला योगदान पुस्तक लिखी और हमारे साथ इंदौर कॉलेज से भी जुड़ गए जी और हमारे साथ ममता जैन जी भी जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है। जब समाज निर्माण में योगदान मैंने लिखा तो मैंने महिलाओं का चयन किया, जितनी भी सती महिलाएं हैं, जितनी भी ऐतिहासिक पौराणिक महिलाएं हैं, जितनी भी शूरवीर महिलाएं हैं प्राचीन, अति विजय जैसी, तो मैंने उन महिलाओं का चयन किया। यहाँ तक कि कई कई को मैं पात्र इसलिए बनाया कि कई ऐसी पौराणिक महिला थी, ऐसी दिखाई देती है कि जो रथ संचालन में बहुत कुशल, वो रथ संचालन में इतनी कुशल थी कि राजा दशरथ को युद्ध में लेकर गई और जब उनका पहिया टूटा रथ का तो उन्होंने उसके अंदर उंगली रख दी अपनी और वो रथ चला के वो जीता के लेके आई। तो रण क्षेत्र में सुलोचना थी, वो मिलिट्री की ड्रेस पहनकर जाया करती थी अपने पति के साथ। लक्ष्मीमती अकेले उन्होंने कितने कितने शत्रुओं का हनन किया, चेन्नम्मा जैसी। तो मैं ये महिलाएं देखती थी तो मैं कहती थी कि इनके ये कहाँ पुरुषों से कम है, उनका कितना कितना धैर्य रहा, कितना उन्होंने परिश्रम करके ये सैन्य शक्ति प्राप्त की होगी। तो मैंने ऐसी ऐसी महिलाओं का चयन समाज निर्माण में महिलाओं में योगदान किया। ब्राह्मी पहली ऐसी महिला जिन्होंने ब्राह्मी लिपि का सृजन किया और वो अविवाहित रही, उन्होंने विवाह नहीं कराया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ विवाह नहीं है। शिक्षित महिला अविवाहित रहकर उन्होंने एक ये संदेश दिया कि महिलाएं अविवाहित भी रह सकती हैं। विवाह एक सामाजिक उपक्रम है जो होना चाहिए, गृहस्थ संचालन हमारा धर्म है, लेकिन महिलाएं केवल गृहस्थी ही चलाती रहे, केवल केवल वंश की वृद्धि करती रहे,
ऐसी नहीं है, वे अकेले भी जी सकती हैं। इसका प्रथम पाठ ब्राह्मी ने दिया इस युग में। इसी तरह सुंदरी थी। महिलाओं को ये समझते थे कि महिलाएं सिर्फ कला विषयों में अध्ययन कर सकती हैं, गणित जैसी जो क्लिष्ट भाषा है, गणित जैसा क्लिष्ट ज्ञान तो उनको आ ही नहीं सकता। बहुत दिनों पहले तक यही धारणा थी। और जो डॉक्टर बन के भी आती थी तो लोग महिला डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना समझते थे कि नहीं, पुरुषों से ही कराओ, अध्ययन कराओ तो पुरुषों से ही कराओ, महिलाओं तो ज्यादा जानती नहीं है, ऐसी धारणा समाज में रही है। तो मैं ये समझती थी कि गणितज्ञ, प्रथम गणितज्ञ विश्व की सुंदरी। और आज भी ये देख लीजिए, जो जो गणितज्ञ है ना, वो महिलाएं ही हैं। चाहे शकुंतला हो, चाहे विदेश की हो, वो महिलाएं गणितज्ञ हैं। और गणित, जैसे मैंने कहा, महिलाएं ही जीवन का गणित भाग बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। उन्हें जोड़ घटा बहुत अच्छी तरह आता है। जीवन में कहाँ कितना गणना करना है और कहाँ भागना है भगाना है, वो उनको बहुत अच्छी तरह आता है। तो मैंने सुंदरी का वर्णन किया, कई कई का वर्णन, अंजना का वर्णन किया। अंजना ने गर्भावस्था में भी उनकी सास ने उनको कलंक लगा के जंगल में छोड़ दिया और उन्होंने पवन पुत्र को जन्म दिया, हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जी श्री शैल बने और एक चरम शरीरी पुत्र उन्होंने उत्पन्न किया। वो जंगलों में भी नहीं घबराई। माँ सीता जंगल में कोई छोड़ दे तो रात को तो हमारा मरण ही हो जाए। कौन सा उनका आत्मविश्वास, कौन सा धैर्य, कौन सा संयम, कौन सी शक्ति उनके अंदर थी जिसके अंदर इस भयंकर हिंसक पशुओं के बीच में भी वो सुरक्षित रही। वो उनको जंगल से भी डर नहीं लगा। हम नाम से ही डर लगता है और वो जंगल के घने अंधेरों में रह ली। कितनी कितनी कहाँ कमजोर थी, कहाँ। तो महिलाओं की जो सशक्तता, ये विस्मृत नहीं होनी चाहिए। महिलाओं की सशक्त का सम्मान होना चाहिए। और महिलाएं अपनी सशक्त के, अपने आत्मबल, अपने शौर्य, अपने धैर्य और अपने विवेक के कारण आज इसी जगत पूज्या रही है। और उनकी पहचान देवताओं ने, और जो मनीषी हैं, जो वास्तव में साधु संत हैं, उन्होंने महिलाओं के गुण गाए हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्य रमन्ते तत्र देवता। ये ऐसे ही नहीं है, वास्तव में महिला क्योंकि संवेदनशील होती है, जहां उसके गुणों की पहचान होती है, जहां उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, तो वह उनके प्रति नतमस्तक हो जाती है। इसलिए वहां दिव्यता रहती है। तो महिलाओं को जो रूप था समाज निर्माण में, और मुझे प्रसन्नता है ये समाज निर्माण में महिलाओं में योगदान प्रति के 8 संस्करण निकले और बहुत लोकप्रिय हुई, विद्यालयों में गई और सब सब स्थानों पे ये पुरस्कृत भी हुई पुस्तक। इस तो जो पुस्तकें हैं, मैंने अपने साहित्य में विविधता रखते हुए सृजन किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने खाली काव्य संग्रह लिखा, एक काव्य संग्रह लिखा, फिर उसके बाद मैंने काव्य संग्रह नहीं लिखा, फिर मैंने एक खंड काव्य लिखा, उसके बाद मैंने खंड काव्य नहीं लिखा। खंड काव्य मेरा स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह को दृष्टिगत करते हुए लिखा हुआ है। 1857 में बहुत अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, तात्या टोपे जैसे हुए। लेकिन कुंवर सिंह जी की जब मैं इतिहास पढ़ रही थी, विशेषता थी कि 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में वो युद्ध कर रहे थे। और जब उनको गोली लगी तो उन्होंने, वो हाथ में सेप्टिक के डर से उन्होंने अपना हाथ ही काट कर पटना में गंगा में डाल दिया। कितने शूरवीर व्यक्ति थे। अपना हाथ काटना आसान होता है क्या? उन्होंने अपना हाथ काट के दर्द। तो इसकी 2-4 लाइनें मैं आपको सुनाऊं तो इस खंड काव्य की। बिल्कुल स्वागत है। इस भांति दुश्मन को चटाकर बिल्कुल धूल उस सुनाइए संग्राम हमारे में, दर्शक। इस भांति दुश्मन को चटाकर धूल उस संग्राम में, जमवा दई निज सैनिकों की धाक उस संग्राम में। होकर अमर विजयी मचाता धूम आ पहुंचा वहां, जल से किया खुशियां मनाई हर्षता फैला वहां। लहरा दिए झंडे हरे जयनाद गर उस वीर का, फौजी सलामी से किया सम्मान सबने वीर का। यद्यपि कुंवर को घाव की पीड़ा परेशा कर रही, पर देख करी है दृश्य खुशियां रोम से ती जर रही। उन्मुक्त था नीला गगन, आंखें खुली ही रह गई, उड़ प्राण का पक्षी गया, बस बात ही अब रह गई। यो ऋण चुकाओ कर देश का वह वीर सेनानी गया, पर कारनामों को अमर कर मानसों में बह गया। तो ऐसी ये उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि रही है। मैंने जैसे अब ये पुस्तक, ये खंड काव्य सच कर दी स्वतंत्रता सेनानी पर रहा। और एक आज मैंने लिखी जी, मन पीढ़ी और तो युवा पीढ़ी के लिए मैं आज की जी युवा पीढ़ी के लिए व्यापक संसार है, विस्तृत फलक है।
आज का ग्लोबलाइजेशन है, डिजिटल युग है, साहित्य का विस्तार बहुत अधिक है। आप एक सेकंड में कितनी पुस्तकें एक साथ लाइब्रेरी में तो आपको छांटनी भी पड़ेगी, एक नाम डालिए, एक डालिए, आपको पूरी लिस्ट सामने आ जाती है। और इतनी इतनी पुस्तकें हैं, गूगल ने इतनी पुस्तकें दे दी हैं, आप कितनी भी पुस्तकें पढ़िए, आपका साहित्य संसार विस्तृत है। और पुस्तक सृजन करना भी आसान हो गया है, आपको मार्गदर्शन भी बहुत मिलता है। मैं तो यही कहूंगी, लेकिन इस त्वरितता एक आ गई है, एक हमें तुरंत ही हर चीज उपलब्ध करने की एक जो भावना है, उससे थोड़ा बचना चाहिए आज के युवाओं को। तुरंत हर चीज को का फल मिल जाए, ऐसी भावना से कोई भी कार्य उतना प्रभावी नहीं होता और उतना ठोस नहीं होता जब तक हम उसमें नहीं जाते, उसका अध्ययन नहीं करते। हमें अध्ययन की प्रवृत्ति को गहराई से, सूक्ष्मता से बढ़ाना पड़ेगा। हमें अध्ययन करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी अध्ययन की प्रवृत्ति युवाओं की कुछ कम हुई है। पहले था कि रात को पुस्तक पढ़ के सोना ही है, आज वो प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं दिखाई सही। देती। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसको बढ़ाना पड़ेगा युवाओं को। और ये नहीं है कि युवा सृजन नहीं कर रहे हैं, युवा बहुत अच्छे साहित्य, बहुत अच्छी उपमाएं लेके आ रहे हैं, लेकिन गहराई बनी रहे और उसमें एक सत्य का अंश हो, सच्चाई का अंश हो और उसमें प्रेरणा भी हो। ऐसा लगे कि युवाओं ने एक सदी को देख लिया है, उनमें एक सदी झांक रही है, एक सदी आकार ले रही है। तो ऐसा सृजन साहित्य का करना चाहिए और अध्ययन भी करना चाहिए। वो अपने पुरा साहित्यकारों को भी पढ़ना चाहिए कि जिन्होंने इतनी गहनता से लिखा, हमने उनको विस्मृत नहीं। प्रेमचंद जी की कहानियां आप कभी भी पढ़ लीजिए, आपको आनंद ही देगी। आप जयशंकर प्रसाद जी, मैथिली शरण गुप्त जी, इनको भी पढ़ लीजिए, आनंद ही आता है, छूटना ही नहीं है। पहले हम इनके उपन्यास पढ़ते थे, जो तो उनको ध्रुव सामने नाटक है, ये इतने अच्छे लगते थे हमें कि हम पूरा करके ही छोड़ते थे। कई बार तो खाना खाते खाते भी हाथ में पुस्तक रहती थी। चलिए, आज मोबाइल रहता है, लेकिन हमें पुस्तकों का शौक था, तो पुस्तक साथ ही साथ रात को रहती थी, उसमें लगा के रखते थे, हमने कितने पेज पढ़ लिए, ये भावना रहती थी कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो पुस्तकालयों से संपर्क रखें और पुस्तकें लेकर पढ़ने का एक प्रवृत्ति बनाए। पुस्तकों को जितना पढ़ा जाता है, क्योंकि गूगल पे भी पूरी पुस्तकें नहीं होती। पुस्तक अगर अच्छी है तो उसको लेकर भी पढ़ने का बनाएं, दोस्तों को पढ़ाएं, पढ़ने की उसकी चर्चा करें दोस्तों के बीच में, ताकि एक वातावरण बने। मैं तो युवाओं से यही कहूंगी कि आज आपके पास क्षमता है, आपके पास तकनीक है, आप तो एक सेकंड में सब जानते हैं कि पुस्तकों का मॉडल कैसा होना चाहिए, उसका मॉड्यूल कैसा होना चाहिए, संपादन कला क्या होती है, लेखन के क्या गुण होते हैं। आपको तो पूरा, हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता था, यूं ही लेखक बन गए, यूं ही साहित्यकार कहने लगे लोग, यूं ही नहीं पता इसका सिस्टम क्या है, इसका प्रोस्पेक्टस क्या है, लिख रहे यही नहीं पता है कि अंत ऐसा होना चाहिए, मध्य ऐसा होना चाहिए, प्रारंभ ऐसा होना चाहिए, यही नहीं पता था, तो लिख रहे हैं। तो आपके सामने तो एक पूरी का पूरा एक प्रश्नावली भी है और उत्तर भी है, सब चीज आपके सामने है। आप चैट जीपी है, एआई है, तो सारी चीजें हैं। तो आपको तो अपना सृजन बहुत उत्कृष्ट करना चाहिए, अच्छे से अच्छा साहित्य सामने आना चाहिए और भटकना नहीं चाहिए। इस दुनिया में जो डिजिटल की दुनिया है, इसमें एक ही एकदम त्वरित बटन दबाव वाली प्रकृति अपने चरित्र में नहीं आनी चाहिए। बहुत सुंदर आपने कहा। समाज में, समाज निर्माण में महिलाओं के योगदान के विषय में जो बताया, उससे भी मतलब महिलाओं को बहुत किया आपने कि हमारी आज हम लोग देखते हैं आधुनिक महिलाओं को, लेकिन जो महिलाएं हैं, शक्ति का वर्णन आपने किया है। हमारे पौराणिक काल से महिलाएं कितनी स्वावलंबी और सशक्त रही हैं, चाहे वो उसमें थी, चाहे वो के रूप में रही। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को, और इसके साथ साथ अमन पीढ़ी को भी बताया कि धीरे मना, धीरे सब कुछ, माली सी ऋतु आए फल सब। तो जितना ध्यान, जब किसान इसी तरह, यदि हम पहले पढ़ेंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहती भी हूँ, तो अगला प्रश्न जो है हमारे दर्शकों का आपसे,
क्योंकि आपका जो साहित्य है वो बहुत विविधता और बहुत विस्तृत इसके अलावा आपकी बहुत सारी अन्य उपलब्धियां भी हैं, अन्य कर्तव्य भी हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप भारत और अमेरिका भी आप आती हैं, भारत भी और अमेरिका में आपकी साहित्यिक गतिविधियां भी बहुत बढ़ जाती हैं, उसके अलावा अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन होता है। तो हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे जानना चाहते हैं, साहित्य संपादन और सामाजिक, मेरे ख्याल से ज्यादा संस्थाओं की आप अध्यक्ष भी हैं, इन ही क्षेत्रों में संतुलन कैसे बनाया, ये हमारे दर्शक। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया ये कि मेरी विदेश यात्राएं काफी हुई। विदेश यात्राओं से मुझे विभिन्न संस्कृतियों को जानने का अवसर मिला, लेकिन मुझे सुखद आश्चर्य ये है कि संस्कृति कहीं की भी हो, लेकिन साहित्य सबके लिए सेतु है। हमारी भावनाएं, हमारी प्रस्तुति सबको जोड़ देता है। वहां लोगों का भारतीय संस्कृति के प्रति जुड़ाव मैंने देखा। जब मैंने भारतीय संस्कृति की बात देखी तो किसी के अंदर कोई दुराव, कोई छिपाव नहीं, लगाव था। उनके अंदर भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। मैंने भी उनकी संस्कृति को जाना पहचाना। जिस चीज को हम पाश्चात्य संस्कृति कह के थोड़ा सा अलग समझते हैं, ये उनके लिए सहजता है, ये उनके लिए सहजता, उसमें रहना उठना बैठना, ये उनकी पहनावा, ये उनकी उनकी सहजता है। हमें लगता है, लेकिन मैंने देखा कि इतनी महिलाएं, लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट वहां इतना सशक्त है, इतना जबरदस्त है कि मैं लाइब्रेरी में बैठे हुए नोट्स बनाते हुए इतनी महिला, पुरुषों और बच्चों को देखती, उसके अंदर इतनी एक्टिविटीज है। पुस्तकालयों से इतना लगाव होना वहां का और वो लिख के देते थे, हमें ये वाली पुस्तक चाहिए, ये पुस्तक मंगा दीजिए, ये पुस्तक हमें अच्छी लगी, अपने सारे व्यूज वहां लिख के जाती थी। और जिन महिलाओं को कहते हैं इतनी चिंतनशील महिलाएं, इतनी मुझे रिसर्च ऑफिसर्स, रिसर्च करने वाली महिलाएं, इतना अच्छा साहित्य लिखने वाली महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में, वहां कई मैगजीन्स निकलती थी, उनके माध्यम से मैंने संपर्क बनाया, महिलाओं से बातचीत की, तो गुणवत्ता की खान है महिलाएं। उनका ज्ञान इतना विस्तृत है, किसी भी विषय पर उनसे बात करो तो वो बहुत अच्छे सजेशंस देती थी, बहुत अच्छी बातें करती थी। एक महिला ने कहा मुझसे कि हमें ये कहा जाता है कि हमारे अंदर पारिवारिक मूल्य नहीं, पारिवारिक मूल्य नहीं। तो कहने लगी वो कि ये चीजें संस्कृति में घुल मिल जाती हैं। आपको लगता है हमारे यहाँ पारिवारिक मूल्य नहीं है, लेकिन हमें तो कभी कभी महसूस नहीं देती कि हमारे यहाँ पारिवारिक मूल्य नहीं है। हमारा अपने हस्बैंड से लगाव है, लेकिन कोई किसी के बीच में बाधा ना बने, इसके लिए हम सचेत रहते हैं। ये चीजें हम लड़ झगड़ के ज्यादा नहीं निपटाते, हम सहजता से निपटा लेते हैं। बच्चों को भी स्वतंत्रता देते हैं, बच्चे हमारे पास न रहे तो क्या कि हम बच्चे बड़े हो गए, हमारे बच्चे ये नहीं कहते कि तुमने हमें कुछ नहीं बनाया, तुमने हमें कुछ करने नहीं दिया। हमारे बच्चे स्वतंत्र हैं अपने जीवन चुनने के लिए। हमने उन्हें बना दिया आकाश में उड़ने के लिए, हमने उन्हें चुग्गा दे दिया और अब पंख फैलाओ तुम। तो वो अपनी दृष्टि से अपनी बातें किया करती हैं, लेकिन सोचने का, और आप ये देखिए कि कितनी नोबेल प्राइजेस भी महिलाओं को वहां मिलते हैं, विदेशी महिलाओं को, कि मैडम क्यूरी को मिला है और लोगों को मिले हैं। तो वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉट्स, कौन से क्षेत्र में विदेश की महिलाएं नहीं है? को क्या ये सिर्फ पहनावे से ही हम समझ लें कि कुछ नहीं करती, भ्रष्ट है? ऐसा नहीं है। ये तो रहना सहना जैसे परिवेश में पलता है। हमारी बहुत से क्षेत्र में इंटीरियर में ऐसी हैं जहाँ पुरुषों की पोशाक अलग है, महिलाओं की पोशाक है अलग है, उनका रहना सहना अलग है, सोचना अलग है। लेकिन जो साहित्य होता है ये अंतरंग का विषय होता है, ये एक गॉड गिफ्ट है। वहां की अच्छी अच्छी जो साहित्यकार महिलाएं हैं, उनका अगर साहित्य सृजन आप देखें, उनकी कहानियां आप पढ़ें, तो पढ़ने को मन करता है, डूबने को मन करता है, उनकी सोच को सैल्यूट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वहां से भी बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। विदेशी संस्कृति में महिलाओं की जीवटता और जीवन के अंतिम प्रहर तक कार्य करने की क्षमता और अकेले ही जूझने का पराक्रम हमें बहुत शक्ति देता है, हमें बहुत शक्ति देता है।
ये शक्ति हमें उन्हीं से प्राप्त होती है। जब पहले मैं अकेले ट्रैवल करते हुए कुछ सोचती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि इतनी बुजुर्ग, इतनी वृद्ध महिलाएं अकेली अपने सारे सामान को कैरी कर रही हैं, अकेली जा रही हैं, अकेले संघर्ष कर रहे हैं, घर बस आ रही हैं, अकेले सब कुछ कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो वे हमारे लिए कई जगह तो शक्ति पुंज बन जाती है। तो भारतीय संस्कृति और की अपनी अपने मापदंड हैं, अपना तरीका है और उनका अपना तरीका है, लेकिन साहित्य के स्तर पर समान समान साहित्य के स्तर पर उन्हें हमारा साहित्य अच्छा लगता है। आज अगर हमारा साहित्य अच्छा न लगता तो आज विश्व की जो 120 यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जा रही है, आज हिंदी अनुवाद प्राय सब भाषाओं में, रामचरितमानस का अनुवाद सब, भारतीय संस्कृति का एक ग्रंथ रामचरितमानस, जिसका विश्व के प्राय अनेक भाषाओं में, सैकड़ों भाषाओं में जिसका अनुवाद हो चुका है, जिसके पाठक सारे विश्व में हैं, तो ये ऐसे ग्रंथ हैं हमारे, ऐसी हमारी संजीवनी शक्तियां हैं जो पूरे विश्व में छाई हुई हैं। तो हम कहाँ कहें कि तो हमारे साहित्य ने लोगों को प्रणमित किया, जोड़ा, और हिंदी साहित्य से भी मुझे अनेक महिलाएं मिलती हैं जब मैं विदेश में होती हूँ, यूनिवर्सिटी में होती हूँ, तो वो कहते हैं हमें जयशंकर प्रसाद को पढ़ना अच्छा लगता है, हमें मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना अच्छा लगता है, हमें रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ना अच्छा लगता है, तो हमें प्रेमचंद की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से साहित्य का रस तो सब जगह समान बहता है, वो देश हो या विदेश हो, सब उसका आस्वादन करते हैं और उससे संजीवनी लेते हैं और सशक्तता लेते हैं और प्रसन्नता लेते हैं। और अच्छा लगता है, मोटिवेशन अच्छा लगता है। हम लिखते हैं, कोई पुरस्कारों के लिए, सम्मान के लिए नहीं लिखा जाता। पुरस्कार सम्मान मिलते हैं तो बस ये लगता है कि साहित्य को किन्हीं ने पढ़ा है, समाज को मान्यता मिली है, एक प्रेरणा मिलती है, एक सुख मिलता है। वो मुझे गौरव हुआ था जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे पहली बार साहू रमा जैन महिला प्रतिभा पुरस्कार एक अच्छी राशि के साथ दिया था। अक्षर पुरस्कार और स्वयंभू पुरस्कार अपभ्रंश में एकमात्र पुरस्कार है, स्वयंभू पुरस्कार, जो मुझे जैन लोक साहित्य में नारी पे मिला। सराक क्षेत्र में मुझे महावीर पुरस्कार, एक एक मान्यता प्राप्त पुरस्कार है, एक बहुत अच्छी राशि का पुरस्कार है, वो मुझे मिला। तो विदुषी विद्योत्तमा पुरस्कार मुझे मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री ने उज्जैन में दिया था। तो इस तरह बहुत पुरस्कार मिले हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शा पुरस्कार मिला, वाग्मिता पुरस्कार मिला, ज्ञानगौरव पुरस्कार मिला, बहुत पुरस्कार मिले। तो तब मुझे पुरस्कार प्राप्त करके एक अपना दायित्व बोध अधिक बढ़ता हुआ लगता है। मैंने मुझे ये लगता था मैं इससे भी अच्छा लिख सकती थी, ये इसमें थोड़ा छूट रहेगी, आगे मैं अच्छा लिखूं और लिखूं, अच्छा तो लिखूं और भी लिखूं, क्योंकि उसको पढ़ने वाले हैं, उसको प्रामाणिकता देने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। और कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक महिला हूं इसलिए मेरे साहित्य को मान्यता नहीं दी जा रही, मेरी कहानियां कोई नहीं पढ़ रहा, मेरी कविताएं कोई नहीं पढ़ रहा, मेरी रचनाएं कोई नहीं पढ़ रहा, ऐसा कभी महसूस नहीं हो दिया। समाज चाहे महिला हो पुरुष हो उसको पढ़ता है। महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को लोग पढ़ते हैं, डूबते हैं उसमें। तो हमारा लेखन ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो कहीं भी स्त्री पुरुष का भेद साहित्य में नहीं होता। वो तो एक परम सत्ता है, परम शक्ति, जैसे ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। देवियां हैं, वो भी उतनी ही मान्यता उनकी है जितनी ब्रह्मा विष्णु महेश की मान्यता है, उतनी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की मान्यता है। तो मान्यता के स्तर पे तो साहित्य दिव्यता देता है, एक एक एकता और समानता देता है, गौरव देता है कि वहां स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है, सभी एकश्वर होते हैं, सभी अर्धनारीश्वर होते हैं। ऋतु जी, आपकी आवाज नहीं आई। हेलो।
रितु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आप संकेत से बताइए मेरी आवाज आ रही है। हाँ तो ठीक है, मैं ही बोलती हूँ थोड़ा सा। मैं कहती हूँ हाँ, हमें हाँ, हमें प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि अध्ययन को अपने मैं तो युवा आज की, हम लोग तो एक एक पीढ़ी को जी लिए हैं। हम तो एक संस्कार और जीवन मूल्यों से जुड़ कर ही पैदा हुए हैं और उसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं जो भावी पीढ़ी है उसको यही कहना चाहती हूँ कि वे अध्ययनशीलता को अपना अंग बनाएं, जीवन मूल्यों को अपने जीवन में समाहित करें, क्योंकि जीवन मूल्यों से भटककर साहित्य सृजन हो नहीं सकता। साहित्य सृजन में अपने चरित्र का भी प्रभाव पड़ता है, हमारा चरित्र भी उसमें झलकता है। एक साहित्यकार का साहित्य पढ़कर हम उसके व्यक्तित्व की एक छवि बना लेते हैं, उसका पूरा व्यक्तित्व, पूरा आकार हमारे सम्मुख आ जाता है कि वास्तव में ये व्यक्ति कैसे होंगे, क्योंकि अपने से अलग, अपनी भावनाओं से, अपने अनुभव से और अपने चिंतन मनन से अलग तो साहित्य हो ही नहीं सकता। तो हमारी जो छवि है, अगर हमारी छवि एक निर्मल छवि होगी, हमारी एक सांस्कृतिक छवि होगी, हमारी एक सच्ची छवि जो साहित्य में झलकती है होगी, तो वो साहित्य प्रभावी बनता है, वो साहित्य प्रभावित करता है, वही साहित्य कालजयी होता है। ये साहित्य कालजयी नहीं होता। आज जो शताब्दियों से साहित्य आज समेट के रखा हुआ है, और हमारे ऋषि मुनि इतना साहित्य सृजन कर गए हैं और जिनको हम हाथ जोड़ते हैं, प्रतिदिन हाथ जोड़ते हैं। क्यों? उनके अक्षरों में दिव्यता है, उस स्याही, उस लेखनी में दिव्यता थी, उसमें संतों की साधना का स्पर्श था, उनके भावों की, उनके श्वास की जो गंध थी, तो वो जो सब उसमें झलकती थी, जब फैली हुई है चारों तरफ, तो जब वो समेट के पन्नों में आई है, तो उसको भी हम दिव्यता से प्रणाम करते हैं। तो वह साहित्य हम मस्तक से लगाते हैं। रामायण को कौन मस्तक से नहीं लगाता? और ने रामायण ने न जाने कितने का जीवन बदल दिया, कितने लोगों को सही पथ प्रदर्शक बदल। आज क्यों घर घर में रामायण पढ़ी जाती है? क्यों 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 राम ऐसे चरित्र बने कि हर हर धर्म में उनका सम्मान हुआ, हर राष्ट्र में उनका सम्मान हुआ, हर प्रदेश में उनका सम्मान हुआ, और सुरक्षित है उनका सम्मान, शाश्वत है उनका सम्मान। तो वो इसीलिए साहित्य सृजन ऐसा है। और श्रीमद् भागवत की रचना हुई, पुराणों की रचनाएं और सदस्य पुराण रचने गए, और यहाँ तक कि किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो, गणित का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें साहित्य का सृजन नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो साहित्य, जो संवेदनात्मक, जिसको हम ये साहित्य कहते हैं, ये ही इस साहित्य की सृजना के लिए आवश्यक है, जीवन मूल्यों से जुड़े। तो हम रितु जी, आपकी आवाज आई क्या? माइक में कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ मैं समझती हूँ कि उधर से रितु जी की आवाज नहीं आ रही है। तो साहित्य सृजन आसान है, लेकिन उसमें भाषा की गरिमा को